तो ये काम तो देखो, जो भी शिक्षा के नाम पर धींगा मस्ती चल रही है, अब ये अखिल भारतीय स्कूल शिक्षा परिवार इसमें एक बहुत बड़ा भूमिका निभा रहा और निभाएगा। एक बार जोरदार अभिनंदन। देखो, संगठित प्रयास के बिना ये सारा संसार ऐसा ही है। जब तक मजमा ना लगे ना, भीड़ ना लगे, लोकतंत्र को बदलने की ताकत भीड़ तंत्र में ही होती है। ये अलग बात है, फिर भीड़ का समर्थन या विरोध लेकर के फिर आगे बढ़ चलते हैं कुछ चंद लोग, फिर वो धींगा मस्ती करते हैं, फिर उसी में ही फिर जो है तानाशाही तैयार हो जाती है। ये बड़ा विचित्र मामला है। बहुत लोगों को तो इसकी समझ ही नहीं। कुछ लोगों को समझ है तो बोले भाई अपना पंगा क्यों लिया, थोड़ा आराम से रह लो। ये तो अनिल शर्मा जी जैसे, सिंह साहब जैसे, स्वामी रामदेव जैसे कुछ लोग हैं जो कहते हैं मैं तो पंगा ले लिया था, फिर ये भी एक और सही ऐसे ही होता। तो फिर जो है उन सब चीजों को कि ठीक है, विरोध होता है, अवरोध आता है, संघर्ष आते हैं, सब अंधेरों के बाद ही उजाले आते हैं, पतझड़ के बाद बसंत आती है, कांटों में फूल खिलते हैं, तो संसार चलता है। तो आप एक बहुत बड़े उत्तरदायित्व में लगे हैं। बस ये है अपने कर्तव्य में कहीं चूक ना हो। 3 बातें आपके लिए। देखो, टीचर्स की तनख्वाह कम ज्यादा हो सकती है, वो तो सब जगह होती है भाई, कहाँ कैसा परिवेश है। सुख सुविधाएं कम ज्यादा हो सकती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कम ज्यादा हो सकता है। आपका जो पढ़ाने के तौर तरीके, ज्ञान देने के जो तौर तरीके हैं, वो पूरा होना चाहिए। और इससे अगली भी बात कहता हूं, पढ़ाई केवल किताबों से ही नहीं होती है। जो पढ़ा रहे हैं, जो स्कूल के प्रिंसिपल है, प्राचार्य है, जो गुरुजन है, आप उसके जो संचालक है, उनका जीवन बहुत पवित्र होना चाहिए। ये पवित्रता वाला काम है। ये प्राचीन काल से भारत की परंपरा रही है। आप कोई यदि बीड़ी सिगरेट शराब पीता हो, कभी लो चोरी छुपे, कभी किसी में कोई व्यसन हो तंबाकू आदि का, तो भाई अपना भी छोड़ देना। देखो, जैसे कुछ टीचर बहुत अच्छे होते हैं। हमारे एक मास्टर उमराव जी थे, टीचर बड़े अच्छे थे, पढ़ाते अच्छे से थे, हाँ, लेकिन वो ना बीड़ी पिया करते। तो फिर मैंने 2-4 बार ऐसे कोई किसी ने पूछा तो बोल दिया, तो मास्टर जी चल के आ गए वहां से, अलीपुर के पास से ही, गाँव के पास। अरे भाई रामकिशन भाई, मैंने तो वो जो हम पढ़ा करते उस समय बीड़ी पिया करता था, आपको सुना तो मैंने बीड़ी छोड़ दी, मेरे को बीड़ी पीने वाला बंद कर दिया। सच में मेरे पास आए, फिर मैंने उनका सम्मान भी किया, उनको जो भी सब तरह से, और उनको मैंने कहा मास्टर जी आज के बाद कभी नहीं कहेंगे, ये बोल देंगे मास्टर उमराव सिंह जी ने, हमारे गुरु जी ने बीड़ी पीनी छोड़ दी भाई। हाँ, सच्ची बोल रहे, हाँ छोड़ दी, छोड़ सकते हैं, क्या दिक्कत है। तो भैया मैं ज्यादा तो नहीं बूझा काटता, नहीं तो हमें भी कोई ना कोई तो थोड़ी बहुत, हाँ क्या दिक्कत भाई। अपने आप भी और अपने स्कूल स्टाफ को भी पहले तो ये बोलो कि भाई अपने को स्कूल के परिसर में तो कतई नहीं करना। अब बाहर भी करोगे तो बच्चे तो बड़े चालाक होते हैं, अरे मास्टर जी बीड़ी पी रहा है, तो बच्चे बड़े तेज होते हैं, उनकी निगाहें आपके घर तक होती है। हाँ ना, बीड़ी सिगरेट शराब नशा तमाम तरह की, देखो जो ये जो इमोरल एक्टिविटीज है ना, देखो लीगल इलीगल के नाम पर तो धींगा मस्ती है। लीगल इलीगल को मानना तो पड़ता है भाई, देश में संविधान का और कानून का राज है, ऐसा बोला जाता है। इसलिए लीगल को हम ये मानते हैं कि कुछ काम लीगल ठीक हैं, उसमें हम कुछ लीगल कामों को इमोरल मानते हैं, अमानवीय मानते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, नशा और बहुत तरह के ऐसे धींगा मस्ती वाले काम है जहां लोगों को सताया जाता है, लूटा जाता है, खसोटा जाता है, जो भी। लेकिन इमोरल काम तो कभी नहीं होना चाहिए। अपने चरित्र का ध्यान रखो, अपने गुरुजनों के चरित्र का भी ध्यान रखो। जरा सी भी कोई कैसी कैसी कहानियां चलती हैं, टीचर का बच्चे के साथ हुआ अफेयर, बच्चे को लेके टीचर उड़ी, टीचर उड़ा, ये कहानियां मिलती। मतलब ऐसे लगता है ये हो क्या रहा है, मतलब कहां आकर के खड़े हो गए हम। इस तरह की एक्टिविटी, अपने को कुछ बातें तय कर लेनी है, एक रेखा खींच देनी है डूज एंड डोंट्स की। चाहे प्रलय हो जाए,
हमें अपनी लक्ष्मण रेखा का अतिक्रमण नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, बात खत्म। इतनी दृढ़ता जब होती है ना, तब जाकर के आदमी जिंदगी में निर्भीक होकर के आगे बढ़ता है। तो आप, ये तो कुछ बात ऐसी थी जो आपको अपने दिल की बताई। फिर अब भारतीय शिक्षा बोर्ड देखो, 1835 से ये पाप चल रहा है, एक बहुत बड़ा अपराध, एक तरह से बच्चों के विध्वंस का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र कहो, कुछ भी इसको शब्द दें, छोटा पड़ता है। 1835 से चल रहा है ये पाप, ये अपराध, ये अन्याय, ये धोखा, ये षड्यंत्र, ये बच्चों के का विध्वंस चल रहा था। आजाद भारत में फिर कुछ बोर्ड बने, कुछ आजादी के पहले बन गए थे, और उन बोर्डों में बस बोर्ड ही अलग बन गए, जो उसका थॉट प्रोसेस था वो नहीं बदला, शिक्षा की दिशा नहीं बदली। बल्कि प्रारंभ के दिनों में फिर भी अच्छा था, अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रकार से अपने पूर्वजों के बारे में, इतिहास के बारे में, अपने सनातन ज्ञान परंपरा के बारे में, भारतीयता के बारे में बहुत तरह से। देखो, कुछ तकनीकी ज्ञान होते हैं, उसमें कोई वो तो एक तरह से वस्तुनिष्ठ ध्यान होते हैं। मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, उसमें क्या बदलेगा? ठीक है, वो तो उसकी फॉर्मुलेशन है, उसमें क्या बदलेगा। जो ज़्यादा बदलाव आता है भाषा जब पढ़ाते हैं, इतिहास जब पढ़ाते हैं, भाषा जब पढ़ाते हैं, इतिहास जब पढ़ाते हैं, और उसके साथ मनोविज्ञान पढ़ाते हैं, भूगोल पढ़ाते हैं, उस समय ये विषय आते हैं। तो उन विषयों में एक सम्यक दृष्टि जब तक नहीं आएगी, तब तक हम एक बहुत ही उन्नत मेधा वाले, उन्नत प्रज्ञा वाले, स्वाभिमानी नागरिक, अपना सर्वस्व अपनी मातृभूमि के लिए, मानवता के लिए, समष्टि के लिए आहूत करने के लिए प्रतिबद्ध, और एक तरह से राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में एक राष्ट्र के सशक्त नागरिक और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में एक यूनिवर्सल सिटीजन, एक ऐसे सभ्य, सशक्त, समर्थ और ऊर्जावान नागरिक जो जिनमें श्रेष्ठ व्यक्तित्व हो, नेतृत्व हो, ऐसा चरित्र हो उनका कि पूरी दुनिया को अपने जीवन से, अपने आचरण से प्रेरणा दे सके, नए प्रतिमान घड़ सके। ये कैसे होगा? इसके लिए चाहिए एक अच्छा बोर्ड। पहले काम गुरुजन कर लिया करते थे, आज से 50 साल पहले की बात बता रहा हूं। आज से 40-50 साल पहले तक के गुरुजन बड़े मजबूत हुआ करते थे, बच्चों को पढ़ाते भी थे और उनको संवारते भी थे। उनके जीवन में कोई छोटा मोटा ज्यादा से ज्यादा कोई दोष होगा किसी गुरुजन में, तो बस वो बीड़ी हुक्का आदि पीने का होता था, इससे बड़ा कोई दोष नहीं होता था। और बच्चों को एकदम कहते ना, ठोक बजा करके अच्छा कर देते थे। उस समय जो भी पढ़ लिया, 5वीं पास, 8वीं पास, 10वीं पास, इतने समर्थ होते थे कि बड़े बड़े उत्तरदायित्वों को निभाने में समर्थ होते थे। ये आज से 40-50 साल पहले की बात। उनका चरित्र आचरण बड़ा उन्नत हुआ करता था। अब अगली बात सुनो, तो सुनो, पहले ये काम गुरुजन करते थे, पहले ये काम माता पिता करते थे। माता पिता बड़े तपस्वी थे 40-50 साल पहले तक, समाज बड़ा अच्छा था, वातावरण बड़ा अच्छा था। अब तो कुएं में भांग पड़ी। अब हमको एक तो अपना पाठ्यक्रम, उसका कंटेंट ठीक करना पड़ेगा, फिर गुरुजनों को नई दृष्टि के साथ, नए हौसले के साथ, नए जज्बातों के साथ, नए संकल्पों के साथ, नए शौर्य वीरता पराक्रम के साथ बच्चों को तैयार करना पड़ेगा। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड में, भारत सरकार द्वारा जो गठित बोर्ड है, इसका जो पूरा पाठ्यक्रम है, इसमें जो खास करके जो लैंग्वेज हैं, चाहे वो हिंदी है, चाहे वो अंग्रेजी है, चाहे वो संस्कृत है, चाहे वो सोशल साइंस है, चाहे वो हिस्ट्री है, और मैथमेटिक्स में वैदिक मैथमेटिक्स है, साइंस में भी कुछ अपने साइंस के भी सूत्र डाले हैं। इसका पूरा परिवेश ही इतना उन्नत बनाया है। अब भारतीय शिक्षा बोर्ड से जो बच्चा पढ़ लेगा, उसकी शिक्षा भी 100% अच्छी होगी, उसको संस्कार भी 100% अच्छे मिलेंगे, उसमें उसके चरित्र का भी निर्माण होगा, और वो राष्ट्र निर्माण से लेकर के युग निर्माण में एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार हो जाएगा। ऐसा पूरा पाठ्यक्रम है। तो अब किसी से भी पूछो, कोई भी माँ बाप चाहते हैं बच्चों को सही इतिहास पढ़ाया जाए कि झूठा? बोलो। माता पिता, अभिभावक, गुरुजन, आप स्कूलों के संचालक है, एक स्कूल के आप, और कई 10-10, 20-20, 50-50 स्कूलों के आप नेतृत्व करने वाले, तो सब कहते हैं भाई इतिहास तो सही पढ़ाना चाहिए। भाषा के अंदर जो कंटेंट पढ़ाएं
वो कंटेंट अच्छा होना चाहिए कि घटिया? अच्छा कंटेंट होना चाहिए, सीधी सी बात है। इसमें कौन सी लंबी कोई ऐसी जिसको कहते नहीं, जिसमें कोई दो मत नहीं, कोई दो राय नहीं, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई संशय भ्रम नहीं है, भ्रांति नहीं है। तो हिंदी में, संस्कृत में, इंग्लिश में, सोशल साइंस में, हिस्ट्री में, फिर मैं कहा ना वैदिक मैथमेटिक्स, वो तो बहुत अच्छे अपने पूर्वजों ने बहुत उन्नत ज्ञान दिया हमको। और साइंस के भी जो मूल सिद्धांत हैं वो हमारे वेद दर्शन उपनिषदों से निकले हुए हैं, उनके भी स्रोत दे दिए। तो दिक्कत क्या है? बच्चों को ये बोध होना चाहिए जो कुछ शुभ था शुभ है और पूरे संसार को शुभ मिलेगा, उसमें भारत के पूर्वजों की, हमारे ऋषियों की बहुत बड़ी भूमिका है। ये बच्चों के चित्त में, मानस में बैठना चाहिए। ये भारतीय शिक्षा बोर्ड से हो रहा है। इसलिए पिछली बार अनिल शर्मा जी बोल रहे थे, हमारे प्रिंसिपल ने देखा, अरे बोले तो हमारी जैसी किताब है, इसमें क्या है? अरे एक एक शब्द, एक एक लाइन, उसके पीछे का थॉट प्रोसेस देखो। उस एक एक शब्द ब्रह्म है, एक एक लाइन में एक एक सिद्धांत है। फिर किस बात को कितना गौरव दिया जा रहा है, किस कंटेंट को। हमारे यहाँ पर अपने देश का जो चरित्र है, अपने देश का गौरव है, उसको कितना वेटेज दिया गया है, और जो आक्रांता है, लुटेरे, उनको कितना वेटेज दिया गया है, कैसे किस बात को कहा गया है। एक एक बात के अंदर बहुत बड़ा तत्व छिपा हुआ है। आज स्वामी रामदेव आपके सामने बैठा है, 3 बातों ने मुझे यहां तक पहुंचाया है। मैं महान ऋषियों का वंशधर हूं, मैं ऋषि शिकाओं की संतान हूं। जो आज आपसे बोल रहा हूं, ये तो मैं 6-7 साल का बच्चा था तब से इस सत्य को, इस संकल्प को जी रहा हूं। इस विचार ने स्वामी रामदेव को ऋषियों का वंशधर बनाया है। एक विचार ने, एक शब्द ने, एक वाक्य ने, मैं ऋषियों का वंशधर हूं, मैं अंश हूं भगवान का, वंश हूं ऋषियों का। अंश और वंश ने 2 शब्दों ने जिंदगी बदल दी। तो मुझे साधारण जीवन नहीं जीना है, तुच्छ उद्देश्यों के लिए जीवन को जीना है, तो जीवन का अनादर है, तिरस्कार है। मुझे महान उद्देश्यों के लिए जीना है, ऋषियों का अनुगामी बनना है। मुझे वो कुछ करना है जिससे मैं 2, 4, 5, 10 व्यक्तियों को सुख नहीं, मैं हजारों लाखों करोड़ों को सुख पहुंचा सकूं, ऐसा जीवन मुझे अपना बनाना है। बातें तो छोटी, ये सारी सृष्टि मेरे लिए काम कर रही है। ये पेड़ पौधे, वनस्पतियां, धरती, सूरज, चांद, गगन, आसमान। तो जब सारी सृष्टि मेरे ऊपर कितना उपकार करती है, ये उपकार, ये कृतज्ञता शब्द मैंने बचपन में पढ़ा, और मैंने माना कि मुझ पर, इस धरती माता की, इस भारत माता का, इस पूरी सृष्टि का बहुत बड़ा उपकार है। इसे मैं एक एक श्वास इस मानवता के लिए, समष्टि के लिए जीऊंगा। बस बात पूरी हो गई। ये एक एक वाक्य का सार है। ये बातें गायब हो गई हमारे पाठ्यक्रम से। तो ये तो मैंने आपको एक आत्मा के रूप में, उसकी सोल, व्हाट इज द सोल ऑफ भारतीय शिक्षा बोर्ड, बीएसपी, ये सोल है भारतीय शिक्षा बोर्ड की। ये जो उसकी विचारणा है, उसकी धारणा है, कैसा मानस हम गढ़ना चाहते हैं, विविध तरीकों से ऐसे उन्नत मानस चेतना वाले युक्त मनुष्यों का निर्माण करना, हायर कॉन्शियसनेस वाले ऐसे। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड भारत सरकार ने बनाया, पतंजलि के ने ये दायित्व लिया कि क्योंकि हमारे मन में था कि मैकाले की शिक्षा बदलनी चाहिए। मन में तो बहुतों क्या आया, मन में तो बहुतों क्या है, ये तो भारत को आजाद हुए भी है तो 78 साल हो गए, लेकिन किसी ने बोर्ड क्यों नहीं बनाया? किसी के दिमाग में क्यों नहीं आया कि भाई एक सेंट्रल बोर्ड ऐसा बनना चाहिए? और दिमाग में आ भी गया तो बनवाया क्यों नहीं? बनवाने के लिए तो 2 ही परिस्थिति में ये हो सकता था, या तो स्वयं स्वामी रामदेव प्रधानमंत्री होता, या प्रधानमंत्री उस बात के लिए सहमत होता। तो देश के प्रधानमंत्री इस बात के लिए सहमत हुए। देश के 3-3 शिक्षा मंत्रियों के दौर से निकला। मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा, बड़े, मैंने कम से कम 100 मीटिंग की इसके लिए। कितनी? 100 मीटिंग की है, और हायर लेवल की मीटिंग। स्मृति ईरानी जी से लेकर के, जावड़ेकर जी से लेकर के, प्रकाश जावड़ेकर जी से लेकर के 3-4 शिक्षा मंत्री, निशंक जी से लेकर के अंत में ये धर्म का कार्य धर्मेंद्र प्रधान जी के कालखंड में पूरा हुआ। और ये आपको भी पता है, केवल शिक्षा मंत्री चाहे तो नहीं हो सकता ना, इसके पीछे पूरी राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने निभाई, उनके लिए अभिनंदन। मैं आपको ये देखो, मैं 3 भारत के पूर्व और वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मिला। सबने कहा, बोले ये भारतीय शिक्षा बोर्ड नहीं बन सकता। मैंने कहा क्यों?
बोले आप तो ऐसी चीजें पढ़ा दोगे, देश के बच्चों का दिमाग बदल दोगे। और फिर मैंने कहा क्या? बोले उससे आप जैसा चाहो वैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आप देश के अंदर ताना बाना खड़ा कर दोगे। तो सरकारें कभी नहीं चाहेंगी कि जब बच्चों का मानस निर्माण का काम कोई एक साधु संत ऋषि मुनि करे। मैंने कहा अच्छा ही तो करेंगे। बोले अच्छा तो करोगे, लेकिन ये अच्छा उनके लिए अच्छा हो ऐसा जरूरी है क्या? तो इसमें देश के गृह मंत्री जी, इसमें आरएसएस के हमारे मोहन भागवत जी से लेकर के बड़े, और हमारे पूज्य मोरारी बापू जी से लेकर के देश के पूज्य गोविंद देव गिरी जी से लेकर के देश के शीर्ष साधु संत, देश के शीर्ष सामाजिक सांस्कृतिक संगठन, देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री से लेकर के देश के टॉप पॉलिटिशियंस, और मैं एक बात के लिए सब पूरे देश के राजनीतिक दलों के लिए, एक भी राजनीतिक दल ने इसका विरोध नहीं किया, उसके लिए धन्यवाद। प्रतिपक्ष ने, विपक्ष ने, एक ने भी नहीं किया। और गजब की बात है, हमारे सिंह साहब भी बड़े बहुत दूरदर्शी महामानव हैं। ऐसे पूरा उसका ताना बाना रचा है, कोई भी 2-4 लाइन बदली थी। वो हमारे पहले के एक शिक्षा मंत्री थे मुरली मनोहर जोशी साहब, शिक्षा के भगवाकरण का आरोप लग गया था। हमने पूरी भारतीय मानस, भारतीय चेतना को भारतीय शिक्षा बोर्ड में समावेश कर दिया। कोई शिक्षा के भगवाकरण का आरोप नहीं लगा सकता। कोई भी, एक भी कम्युनिस्ट, 1-2 कम्युनिस्टों ने थोड़ी बहुत कहीं छुटर मुटर कहीं किसी से इंटरव्यू दिए, अगले दिन उससे डबल इंटरव्यू सिंह साहब का आ गया। आज तक एक भी कम्युनिस्ट ने भी विरोध नहीं किया। थैंक यू कम्युनिस्टों, तुमने एक तो पुण्य का काम किया। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। ये चीज ऐसे नहीं बन गई। इतनी मेहनत करके जो भारतीय शिक्षा बोर्ड बना है, इसकी कीमत आप कोई आंक नहीं सकता। देश के प्रधानमंत्री ना चाहे तो बन ही नहीं सकता था। लास्ट मेरी मीटिंग हुई तो बोले स्वामी जी अब ठीक है। मैंने कहा साहब वो जो जब तक हाथ में परमिशन नहीं आएगी तब तक मैं कुछ बोलूंगा नहीं। तो जब बन करके सारी अनुमति हो करके आ गया, और उस समय साहब इससे भी ज्यादा खतरनाक होता है, उसके बारे में तो मतलब क्या ही कहना। जो उस नीचे जो सरकारी बाबू आईएएस ऑफिसर्स हैं, उन्होंने इतनी धींगा मस्ती की साहब। ये तो अच्छे वाले आईएएस ऑफिसर हैं। अच्छा, कई बार सिंह साहब ना प्रशासनिक लोगों पर भी कई बार तंज कस देते हैं, थोड़ा ना टिप ऐसा। तो बोले सरकार कहते हैं उसको है जो सरक सरक के चले, धक्का फेल। तो लेकिन तमाम इन झंझावातों और संघर्षों के बीच भारतीय शिक्षा बोर्ड का बनना ही इस देश नहीं दुनिया का एक सौभाग्य है। ये बहुत बड़ा काम है, ये ऐसे नहीं हो जाता साहब। आप इसके निर्माण की उसमें पृष्ठभूमि में जाओगे तो 10 वर्ष तक स्वामी रामदेव ने इसके लिए प्रत्यक्ष तपस्या की है, और 50 वर्षों तक अपने जीवन को खपाया है, तब जाके वो व्यक्तित्व बनाए कि ऐसा करने में समर्थ हो पाया। तो भाई ये ऐसे नहीं हो गया है। तो मैं इस अर्थ में आपको कह रहा हूं कि भाई ये जो बन गया है बोर्ड, और ये बोर्ड क्या है, बस मैं लास्ट 4-5 वाक्य कह रहा हूं। देश के सभी अभिभावक जैसे अपने बच्चों को पढ़ाना और बनाना चाहते हैं, वैसा ये बोर्ड है। देश के सभी गुरुजन, आचार्य जन, स्कूल संचालक जैसे बच्चों को श्रेष्ठतम बनाना चाहते हैं, वो बनाने वाला ये भारतीय शिक्षा बोर्ड है। आपके लिए जोरदार अभिनंदन। आप जो चाहते हो वो ये बोर्ड है। देश के बच्चे जैसा बनना चाहते हैं वो ये बोर्ड है। देश की जो वर्तमान की आवश्यकता मांग है वो ये बोर्ड है। अरे ये युग की मांग है, ये युग धर्म है, शिक्षा धर्म है, ये बहुत बड़ा है। किस किस तरह से इसकी वर्णना करें। तो भाई जो शिक्षा की दूसरी चुनौतियां हैं उनसे भी निपट लेंगे। आज तक हमने आंदोलन ही किए। देखो अभी हमारा डंडा ठंडा नहीं पड़ा है, हमने दर रखा है। इसलिए मेरे से बड़े लोग भय खाते हैं अभी भी। अरे भाई रामदेव को भरोसा नहीं, कब के पंगो कर दे। हाँ, तो हमने अभी कोई आंदोलन, ये तो देश की समाज की आवश्यकता के लिए, सत्य की प्रतिष्ठा के लिए, धर्म न्याय की प्रतिष्ठा के लिए हमने तो शास्त्र में बोला ही है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य। शिक्षा में, चिकित्सा में, राजनीति में, समाज में कहीं पर भी अधर्म हो रहा हो उसके विनाश के लिए, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। तो बस वैसे क्रांतिकारी को क्रांतिकारी बड़ी बात अच्छी लगती है। तो
आपको हम तो आशीर्वाद क्या कहें, प्यार करने के लिए कहें, आपको ये कहने के लिए कि जो आप कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, लगे रहो, और आप हम मिल करके जहाँ शिक्षा को जिस मंजिल तक पहुँचाना चाहिए, उस मुकाम तक, उस गंतव्य तक हम पहुँचा ही देंगे। इसमें आप सबकी बहुत बड़ी भूमिका है। अच्छा, हम कोई अभी भी हमको नोट्स बना करके नहीं लेकर के आए, हम कोई ऐसा कोई योजना पूर्वक ऐसा वैसा कोई बहुत फालतू में इधर उधर की बातें सोच करके नहीं आते। जो एक ध्येय है बस वो आपके सामने विविध प्रकार से रख देते हैं, भाई देखो ये है। अब इसमें आप अपना अवमूल्यन नहीं करना, अधिमूल्यन तो करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो आप ऐसे एक बहुत बड़े, मैंने जहाँ से प्रारंभ किया था, एक बहुत बड़े राष्ट्रीय कार्य में, राष्ट्रीय सेवा में, राष्ट्र निर्माण में, एक बहुत बड़े ईश्वरीय कार्य में, ईश्वरीय सेवा में, इस मानवता के उत्थान के बहुत बड़े अनुष्ठान में आप लगे हुए हैं। जिसका जैसा सामर्थ्य, अपना सामर्थ्य बढ़ाते चलना। स्वामी रामदेव एक दिन में नहीं बन गए जो आपके सामने बैठा है। स्वामी रामदेव को जिस रूप में आप देख रहे हो कि हजारों लाखों करोड़ों लोगों का भला कर रहा है, ये बनने में भाई मेरी तपस्या लगी है इस जन्म की 50 साल की, और प्रत्यक्ष तौर पर संसार जिसको देख रहा है वो 35 साल तो सारी दुनिया के साथ साथ आगे बढ़ते हुए हो गए। 35 सालों का सार्वजनिक जीवन है, 50-55 साल की, 56-57 साल की इस जन्म की तपस्या है। वह जन्म जन्मांतरों से लगे पड़े और अपने को सही रास्ते पर लगे रहने, इसमें क्या चिंता करना। तो कभी मत सोचना आपके पास संसाधन कितने हैं, गाड़ी कितनी है। भाई जब हम तो अपनी बता सकते भाई, हम जिस घर में पैदा हुए उसमें साइकिल भी नहीं थी, मोटरसाइकिल भी नहीं थी। हाँ, ऊंट गाड़ी और जो है वो बैलगाड़ी जरूर थी। वो भाई किसान परिवार में पैदा हुए, वो थी ना। कोई बैंक बैलेंस, वो तो आज तक ही खाता ही नहीं है, आज तक कुछ। इसके बाद नो पर्सनल वेल्थ, और चिंता ही नहीं इस बात की। बस एक ही चिंता है, मेरी भारत माता सुरक्षित रहे, मेरा देश सुरक्षित रहे, मेरा देश का बचपन, मेरा देश का यौवन सुरक्षित रहे, मेरा धर्म, मेरी संस्कृति सनातन सुरक्षित रहे। तो इस संकल्प के साथ आप काम करो। कम ज्यादा किसी के पास पैसा धेला ज्यादा कम हो, किसी के थोड़े चमकीले भड़कीले से कपड़े हों, किसी के जूते चप्पल थोड़े महंगे हों, गाड़ी गुड़ी महंगा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई मोटरसाइकिल पर चला, कोई साइकिल पर चला, कोई गाड़ी में चल रहा है। ये फॉर्च्यूनर बहुत मारुति फॉर्च्यूनर कर रहे थे। इनके चक्कर में मत पड़ना। कितनी आपके पास गाड़ी कितनी है, स्कूल की बिल्डिंग कितनी है, आपका संकल्प ऊंचा रहना चाहिए बस। उससे सब कुछ होता चला जाएगा, धीरे धीरे परिस्थितियां भी बदलती चली जाएंगी। तो बस इतनी सी बात कह करके पुनः आपको प्रणाम करता हूँ। और मुझे पता है आप मुझे सुनते भी हो, प्रीति भी करते हो, और फिर जो है ये 2-4 लोगों को फोटो खिंचाने के लिए बुला लेते, बाकी तो फिर अपना आप ही आ जाते। तो जो है बस मैं तो कल सुबह 9 बजे से चला हुआ हूँ। फिर उसके बाद महाराष्ट्र गया, महाराष्ट्र से वापस यहाँ 2 बजे रात को पहुँचा हूँ। 4 बजे उठ करके सुबह का 4:45 बजे से अपनी सेवा प्रारंभ करके 1 घंटे का अपना ध्यान पूजन करके, अपना जप तप करके फिर अब यहाँ आया हूँ। फिर 500 लोगों से और मिलना है जो पूरे देश भर से आए हुए हैं। फिर उसके बाद शाम को योगग्राम निरामयम जाऊँगा, फिर वापस आऊँगा। एक दिन में ऐसे कम से कम रोज 18 से 20 घंटे सेवा करता हूँ। कुछ लोग तो 60 के आसपास पहुँचते पहुँचते, थोड़ा सिंह साहब हमसे सीनियर हैं उम्र में भी, वैसे भी बहुत सीनियर है, एक बार जोरदार है ज्ञान में, भक्ति में, सेवा में, जप में, तप में, पुण्य में। लोग 60 के बाद अरे आप तो बूढ़े हो गया, ठीक है, अरे अब तो जीना है। अभी तक तो आदमी को 20-25 साल तक तो ऐसा पागलपन सा रहता, उसको होश ही नहीं रहता। आदमी को आदमी नहीं समझता जमाने में आदमी। फिर 30-35-40 साल में आजकल बूढ़ा हो लेता है। पहले बचपन का तो पता ही नहीं, ऐसे बीत गया, जवानी में होश ही नहीं रहा, और बुढ़ापा जब आता है तो फिर जा ही नहीं रहा है, तो इसने तो दबोच ही लिया करके। और फिर आदमी 50-55-60 में तो यूं मतलब पसर जाता है। बोलो भाई अब अपने बस की बात नहीं, हम जानो और थारा काम जानो। देखो भाई 100 साल तक बुढ़े मत हो ना, इसलिए मेरे साथ योग भी जरूर करना। तो
बस इतनी सी बात कह के बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम।